नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक चैप्टर है। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो वर्ड है, नार्कोटिक ड्रग्स और दूसरा पहला वर्ड है नार्कोटिक ड्रग्स और दूसरा वर्ड है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। हम ये जानेंगे कि नार्कोटिक ड्रग्स किसे कहेंगे और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किसे कहेंगे। सबसे पहले नार्कोटिक ड्रग्स। जब नार्कोटिक ड्रग्स को डिफाइन करना हो तो इसके डेफिनेशंस दो तरह से हमें पता चलता है। सपोज करें किसी मेडिकल प्रोफेशनल से, किसी फार्मासिस्ट से जब पूछे नार्कोटिक ड्रग क्या है तो उनकी जो डेफिनेशन होंगी वो ये बताएंगे कि नार्कोटिक ड्रग्स एक सब्सटेंस है, एक ड्रग है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, जो हमारे बॉडी के पेन को रिड्यूस करता है और जो हमें स्लीप, हमारे लिए स्लीप प्रोड्यूस करता है। मीन्स नार्कोटिक ड्रग्स आर सब्सटेंसेस और ड्रग्स दैट रिलैक्सेस योर माइंड, इट रिड्यूसेस द बॉडी पेन एंड इट प्रोड्यूसेस स्लीप। तो उनसे कहेंगे दीज आर द नार्कोटिक ड्रग्स। लेकिन जब हम जनरल सोसाइटी में जनरल पर्सन से, किसी लेमैन से बात करें कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या है तो उनका कहना होगा कि नार्कोटिक ड्रग्स एक इंटॉक्सिकेंट है जो इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज किया जाता है, नशा पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और उनसे कहा जाएगा, हम उसको डिफाइन करें तो उनका डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज ए पावरफुल इलीगल ड्रग दैट अफेक्ट आवर माइंड इन हार्मफुल वेज। कि एक पावरफुल और इलीगल ड्रग है जो हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस से नार्कोटिक ड्रग्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वर्ड आती है तो इसके लिए दो वर्ड और यूज की जाती हैं। एक हम लोग कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग और दूसरा लोग कहेंगे साइको फार्मास्यूटिकल्स। मीन्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कर ले या साइको एक्टिव ड्रग्स कर ले या साइको फार्मास्यूटिकल्स कर ले, ये तीनों सिमिलर है। ये क्या है कि एक तरह का केमिकल्स है जो हमारे ब्रेन को अल्टर करते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शंस को चेंज करते हैं और इस फंक्शंस को, इस ब्रेन के अल्टरेशन से हमारी जो परसेप्शन है वो चेंज होती है, हमारी मूड चेंज होती है, हमारी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आते हैं, हमारे कॉग्निशंस में चेंजेस आते हैं और हमारी जो बिहेवियर पैटर्न है वो बिहेवियर पैटर्न भी बदल जाती है। तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करके हमारे परसेप्शंस को चेंज कर रहा हो, हमारे मूड को चेंज कर रहा हो, हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहा हो, हमारे कॉग्निशंस को चेंज कर रहा हो या हमारे बिहेवियर को चेंज कर रहा हो, तब हम उस सब्सटेंस का नाम देंगे दीज आर द साइको एक्टिव सब्सटेंस और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड यूज किया, परसेप्शन, मूड, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन और बिहेवियर। इनमें से हमें लग रहा है कि सारे वर्ड्स सब फैमिलियर होंगे। एक वर्ड है कॉग्निशन। इस कॉग्निशन के बारे में हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन वर्ड है या ये रिकॉग्निशन वर्ड है। एक्चुअली में ये वर्ड क्या है, इट इज ए कॉग्निशन। हम अभी जानेंगे कि कॉग्निशन किसे कहेंगे। कॉग्निशन हमारे बॉडी की, हमारी अपनी पर्सनालिटी होती है, हमारी एक एबिलिटी होती है और जो एबिलिटी हमारे अंदर इनकलकेट होती है, जो एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, जो स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है और उस स्किल को, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इट इज द कॉग्निशन। कॉग्निशन एक मेंटल एक्शन है, एक मेंटल बिहेवियर है जो जिसके द्वारा हम किसी भी नॉलेज को एक्वायर करते हैं या किसी चीज को समझते हैं। और किसी नॉलेज को एक्वायर करने में, किसी चीज को समझने में हमारी जो मेंटल एक्शन है, हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है, वो मेंटल एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, बाय आवर थॉट प्रोसेस, बाय आवर एक्सपीरियंस और बाय आवर सेंस। मीन्स हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे सेंस से हमारे अंदर जो एबिलिटी डेवलप हो रही है, हमारे अंदर जो स्किल डेवलप हो रही है, हमारे अंदर जो बिहेवियर डेवलप हो रही है, उन बिहेवियर, स्किल और एबिलिटी को हम क्या नाम देंगे, इट इज ए कॉग्निशन। जैसे बहुत सारे बिहेवियर होती है या बहुत सारे स्किल होते हैं। जैसे किसी पर्सन को साइकिलिंग आ रही है तो साइकिलिंग क्या है, उनकी कॉग्निशन है। अब पर्सन स्विमिंग आ रही है तो उनकी कॉग्निशन है। पर्सन की अपनी मेमोरी है, पर्सन के जजमेंट कैपेबिलिटी है, पर्सन की रीजनिंग कैपेबिलिटी है, पर्सन के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, पर्सन के पास लैंग्वेज की एबिलिटी है। ये जो सारी डिफरेंट एबिलिटीज हैं, जो डिफरेंट स्किल्स हैं जो हमारे अंदर डेवलप होती हैं किसी एक्सपीरियंस से, किसी थॉट प्रोसेस से या किसी सेंस के द्वारा, तब हम उसे क्या, उस एबिलिटी को, इस मेंटल एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, इट इज द कॉग्निशन। और जो साइको एक्टिव सब्सटेंस होती है वो इस कॉग्निशन को भी चेंज कर देती हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया कि नार्कोटिक ड्रग्स किसे कहेंगे और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किसे कहेंगे। अब हम अपने इस एक्ट पे आते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985।
1985, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि 1985 से पहले नार्कोटिक ड्रग्स पे या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस नहीं थी और ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल थे। लेकिन ऐसा नहीं था। 1985 से पहले भी बहुत सारे एक्ट्स थे जो कि इन केमिकल्स को या नार्कोटिक ड्रग्स को या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करते थे। आज हम ये जानेंगे कि वो एक्ट और कौन कौन से हैं जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अलावा, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अलावा और कौन कौन से ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स या जो एक्ट है वो कौन कौन से एक्ट हैं जो एक्ट नार्कोटिक ड्रग्स को या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करती हैं। बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे कि ओपियम एक्ट 1857, ओपियम एक्ट 1878, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, सेंट्रल ओपियम रूल 1935, डेंजरस ड्रग रूल्स 1957, मैन्युफैक्चर ड्रग रूल्स 1962। मींस ये सारे एक्ट्स हैं, ये सारी की सारी एक्ट जो है वो कंट्रोल करती हैं किसको? तो दैट इज द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को। लेकिन जब 1985 में ये एक्ट इंप्लीमेंट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इस एक्ट को लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद जो पिछले के जितने भी एक्ट्स थे जो इनको कंट्रोल करते थे वो सभी इनवैलिड हो गए, उन सभी को एबॉलिश कर दिया गया और सिर्फ एक एक्ट हमारे इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है जो नार्कोटिक ड्रग को और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करती हैं, और वो एक्ट हमारा है दैट इज द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये तो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई कि ये एक्ट क्या होती है और इसकी शॉर्ट हिस्ट्री हो गई कि इस एक्ट को कैसे और कौन कौन से एक्ट थे जो कि इसी के तरह के थे और इन सब्सटेंसों को कंट्रोल करते, इन सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते थे। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल नहीं जानेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो जिस ड्रग को इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। मींस कौन कौन से नार्कोटिक ड्रग्स हैं जिन ड्रग्स को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, और कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जिसको इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है और उसके ऊपर गवर्नमेंट की अपनी एक कंट्रोल है। जब हम नार्कोटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो 4 या 5 ड्रग्स आती हैं जो कि इस एक्ट के अंदर है। वो हमारी है कोका लीफ, कैनाबिस, पॉपी ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। 5 हो गए। कौन कौन से? कोका लीफ, कैनाबिस, ओपियम पॉपी, पॉपी स्ट्रॉ एंड ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। ये 5 कैटेगरी है। ये 5 कैटेगरी किसमें आएंगे? अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इस एक्ट के अंदर शेड्यूल्स है और उस शेड्यूल्स के अंदर जितने भी ड्रग का नाम लिखा हुआ है उन सभी ड्रग को हम किसके अंदर रखते हैं? अंडर द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर। आज की इस वीडियो में लोग सिर्फ डेफिनेशन जानेंगे कि जो मेनली जो नार्कोटिक ड्रग्स है उन नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर जो जो ड्रग्स आ रही हैं उन ड्रग्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कैनाबिस के बारे में। कैनाबिस को हम लोग इंग्लिश में जो इंग्लिश का वर्ड है उसका वर्ड हेम्प कहते हैं, HEMP हेम्प, और हिंदी में इसे हम लोग भांग कहते हैं। तो क्या हो गया? अब हम लोग जानेंगे कि कैनाबिस को डिफाइन करना हो तो हमारा जो एक्ट है वो एक्ट इस कैनाबिस को कैसे डिफाइन करता है। एक्ट में पहले तो 2 वर्ड यूज किया गया कि कैनाबिस क्या है। पहला वर्ड यूज किया गया कि जो चरस है उस चरस को एज पर द एक्ट कैनाबिस क्या कैटेगरी में रखा जाएगा, और दूसरा हो गया गांजा, जो गांजा होंगे उस गांजा को भी इस कैनाबिस के कैटेगरी में रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेफिनेशन। हम लोग जनरल डेफिनेशन नहीं डिस्कस करेंगे कैनाबिस किससे कहेंगे, हम लोग उस डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो डेफिनेशन से हमारे एक्ट में दी गई है। तो कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से आगे सब्सटेंस इस कैनाबिस के अंदर? नंबर 1 इज द चरस एंड नंबर 2 इज द गांजा। सबसे पहले चरस कि चरस क्या होता है। चरस क्या है कि एक तरह का रेजिन है जो कैनाबिस प्लांट से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कोई भी रेजिन जो कैनबिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है वो क्रूड फॉर्म में है या वो प्यूरिफाइड फॉर्म में है, तो उसे लोग क्या कहेंगे, इट इज ए चरस। मींस रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस प्लांट आइदर इन द क्रूड फॉर्म और इन द प्यूरिफाइड फॉर्म, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ए चरस। चरस का एक और नाम है, उसे कहते हैं हशीश ऑयल या लिक्विड हशीश। मींस कि सपोज करो कोई भी रेजिन्स है या कोई भी कंसंट्रेटेड प्रिपरेशंस है, जो कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन या जो रेजिन्स हम किसी भी कैनबिस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैनबिस से प्राप्त कर रहे हैं, तब हम उस लिक्विड प्रिपरेशन को या कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन का या उस रेजिन का जो नाम देंगे वो क्या नाम होगा, हशीश ऑयल और हशीश। मींस जो कैनबिस है उस कैनबिस के अंदर जो पहला पॉइंट है चरस, और चरस का एक और नाम दिया गया, दैट इज द हशीश ऑयल और हशीश। दूसरा वर्ड है गांजा, कि गांजा किसे कहेंगे, तो गांजा इज द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनबिस प्लांट। कि जो कैनबिस प्लांट है उस कैनबिस प्लांट का जो फ्लावर है या उसकी जो फ्रूटिंग टॉप्स है, उस फ्रूटिंग टॉप्स और फ्लावर्स का हम लोग ये कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे इट इज ए गांजा। लेकिन सपोज करें कि हेम्प है, कैनबिस है, उसका सीड्स है या उसका लीफ है, तो हम लोग सीड्स या लीफ को गांजा के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी इस कैनबिस के अंदर इंक्लूड किया गया है इस एक्ट के अनुसार। वो वहां पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मिक्सचर या कोई भी ड्रिंक जो कि कैनबिस जो ऊपर बोला गया चरस या गांजा, कि इनके द्वारा किसी भी न्यूट्रल मटेरियल विदाउट न्यूट्रल मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है, तो उस समय क्या कहेंगे, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैनबिस। की एनी मिक्सचर और ड्रिंक मेड अप ऑफ गांजा और चरस विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल। हमने आपको कोई न्यूट्रल मटेरियल ऐड किया है या एडेड नहीं किया है, लेकिन यदि वो किससे बन रहा है, गांजा से या चरस से, तो हम उसे क्या कहेंगे, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैनबिस। मींस उन्होंने कैनबिस को डेफिनेशन डाल लिया, कैनबिस के बारे में रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशंस को कि इस एक्ट अनुसार कैनबिस क्या है। नंबर 1 पॉइंट है, कैनबिस मींस नंबर 1 कि इट इज ए चरस दैट इज रेजिन, that is resins obtained from the cannabis plant either in the crude form or in the purified form, or any concentrated preparations and resins obtained from the cannabis in the liquid form, that is called the hashish oil or hashish liquid, that will also come under the category of chरस। Point number 2, ganja, flowering and fruiting tops of the cannabis will come under the category of ganja, but seeds and cannabis leaves will not come under the category of ganja. And number